बीटीसी का आईटीआई इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन फील्ड का ट्रेड सेट वन इलेक्ट्रीशियन का डोमेस्टिक एसी सर्किट है। पहला टॉपिक है डोमेस्टिक एसी सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन करा आर्थिक प्रणाली में अर्थ बिंदु यानी अर्थ बिंदु समानता कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अर्थ बिंदु में समानता कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अर्थ बिंदु है जो कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के स्टार बिंदु से। अर्थ बिंदु समानता कहाँ से प्राप्त होता है? ट्रांसफार्मर के स्टार बिंदु से प्राप्त होता है अर्थ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने की रेंज जो कुकिंग रेंज के हीटिंग एलिमेंट में इंसुलेशन की सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो खाना पकाने का रेंज होता है, जो कुकिंग रेंज के हीटिंग एलिमेंट में इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है किसका? तो इंसुलिन में किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो हीटिंग एलिमेंट में इंसुलेशन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, किसे? मैग्नीशियम एक्सॉल्ट। नेक्स्ट है घरेलू उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताना है जो घरेलू उपकरणों को सुरक्षा के लिए है। तो घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड कितना है? तो 60,335 है जो घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। IEC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड कितना है? तो 60,335 है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक सुरक्षा है घरेलू उपकरणों के लिए, 60,335। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कुकिंग रेंज में फोर्थ नंबर कह रहा है कि यदि कुकिंग रेंज में अधिक गर्मी यानी मैक्सिमम हीट की आवश्यकता हो तो हीटिंग एलिमेंट को किस प्रकार क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो अधिक गर्मी की आवश्यकता हो कुकिंग रेंज में तो हीटिंग एलिमेंट में किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इसको जोड़ना है पैरेलल क्रम में। जब अधिक मैक्सिमम हीट की ज़रूरत रहेगा तो हीटिंग एलिमेंट को पैरेलल क्रम में, कौन से पैरेलल क्रम में जोड़ना है? पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक हीट देगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है लीकेज करंट से बचाव के लिए सर्किट में किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो लीकेज करंट से बचाव के लिए ना, तो लीकेज है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो RCCB या ELCB लगाएंगे। ELCB लीकेज होगा तो ELCB या RCCB का प्रयोग करेंगे। सर्किट में कोई लीकेज हो जाएगा तो RCCB या ELCB का प्रयोग किया जाता है, RCCB या ELCB का। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूट्रल का तार का उपयोग सर्किट में करंट की वापसी के लिए किया जाता है। तो क्या करते हैं? तो वापसी के लिए किया जाता है। तो सही बात है, सर्किट में न्यूट्रल तार का उपयोग करंट के वापसी के लिए किया जाता है न्यूट्रल तार का, ये सही है। अर्थ तार समानांतर स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं करता है तो अर्थिंग वायर में कोई करंट नहीं रहता, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन करा कि आधुनिक कुकिंग रेंज में इन्फिनाइट हीट स्विच किस सिद्धांत पर करते हैं? आधुनिक कुकिंग रेंज में इन्फिनाइट हीट स्विच किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इन्फिनाइट हीट स्विच है जो किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो ये बाईमेटल हीटर में काम करेगा। जो इन्फिनाइट हीट स्विच है जो किस सिद्धांत पर करते हैं? तो बाईमेटल हीटर के रूप में कार्य करता है इन्फिनाइट हीट स्विच। जो आधुनिक कुकिंग रेंज में जो इन्फिनाइट हीट स्विच है जो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो बाईमेटल हीटर के रूप में कार्य करेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कुकिंग रेंज में ओवन यूनिट में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कुकिंग रेंज में ओवन यूनिट में टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है थर्मोस्टेट का। इम्पॉर्टेंट है, थर्मोस्टेट को टेम्परेचर को क्या करेगा? तो कांस्टेंट में रखेगा। कौन? थर्मोस्टेट टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में लीकेज करंट की सीमा कितनी निर्धारित की जा सकती है?
औद्योगिक क्षेत्र में लीकेज करंट की सीमा कितनी निर्धारित की जा सकती है? तो इसका निर्धारित सीमा कितना, तो 300 एम्पियर मिली एम्पियर है। 300 मिली एम्पियर है जो औद्योगिक क्षेत्रों में लीकेज करंट की सीमा को निर्धारित करती है। लीकेज करंट की सीमा निर्धारित करती कितनी, तो 300 मिली एम्पियर। 300 मिली एम्पियर। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेप या सिलेक्टर स्विच, स्टेप या सिलेक्टर स्विच के उपयोग से सर्किट के किन मापदंडों में बदलाव होता है? स्टेप या सिलेक्टर स्विच के उपयोग से सर्किट में किन मापदंडों का बदलाव होता है? तो किन मापदंडों का बदलाव होगा, तो ये प्रतिरोध और वोल्टेज बदला, रेजिस्टेंस और वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब स्टेप या सिलेक्टर स्विच के उपयोग से सर्किट के किन मापदंडों का बदलाव करेगा, तो सिलेक्टर स्विच के उपयोग से प्रतिरोध चेंज हो जाएगा और वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज दोनों चेंज हो जाएगा सिलेक्टर स्विच के उपयोग करने से, प्रतिरोध और वोल्टेज। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिंग का मुख्य उद्देश्य उपकरण और व्यक्ति का सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये सही बात है। आर्थिंग से क्या होता है, तो उपकरण और व्यक्ति दोनों सुरक्षित रहती है। यदि इंसुलेशन खराब हो जाए तो अर्थ वायर से करंट प्रवाहित होता है। तो इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो अर्थ वायर से क्या हो जाएगा, करंट प्रवाहित हो जाएगा। ये भी क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा है कि कम गर्मी लो हीट प्राप्त करने के लिए हीटिंग एलिमेंट को किस प्रकार में जोड़ना चाहिए? तो हाई हीट के लिए क्या करते थे पैरेलल में, तो इसको लो हीट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सीरीज में करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो लो हीट के लिए सीरीज में यानी श्रेणी में प्रयोग करते हैं लो हीट के लिए। हाई हीट कहेगा तो पैरेलल में लगाएंगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुकिंग रेंज में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है? तो हीटिंग एलिमेंट में किसमें, हीटिंग एलिमेंट के रूप में किस धातु का तार का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करती है, तो नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट में किस धातु का तार का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन्फिनाइट स्विच के बाईमेटल में क्या कार्य करता है? इन्फिनाइट स्विच में बाईमेटल का क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करता है स्विच को चालू या बंद करना। स्विच को चालू या बंद करता है इन्फिनाइट स्विच। इन्फिनाइट स्विच में बाईमेटल का क्या कार्य है, तो क्या करता है स्विच को ऑन ऑफ करता है। बाईमेटल जो लगा रहता है स्विच में, उसका कार्य क्या है, तो ऑन ऑफ करना। नेक्स्ट है ईएलसीबी। ईएलसीबी का मुख्य कार्य क्या है, तो ईएलसीबी का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो ईएलसीबी का मुख्य कार्य है अर्थ लीकेज से सुरक्षा करता है। ईएलसीबी क्या करता है, तो अर्थ लीकेज से क्या करता है, तो प्रोटेक्शन देता है। अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन देता है ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी क्या करता है, तो अर्थ लीकेज से सुरक्षा देता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक गीजर में बाहरी बॉडी और आंतरिक टैंक के बीच में कौन सी सामग्री बाहर आ जाता है? तो इलेक्ट्रिक गीजर में जो आउटर बॉडी होता है और इनर टैंक रहता है के बीच में कौन सा सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है किसका, ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो गीजर रहता है उसमें बाहरी बॉडी और आंतरिक टैंक के बीच कौन सा सामग्री रहता है? तो ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। बाहरी बॉडी और टैंक के बीच में क्या रहता है, तो ग्लास वूल रहता है, ग्लास वूल। 50 लीटर क्षमता वाले गीजर के लिए हीटिंग एलिमेंट का मानक रेटिंग क्या होगा? 50 लीटर कैपेसिटी है गीजर का, तो उसका हीटिंग एलिमेंट का रेटिंग क्या होना चाहिए? तो उसका रेटिंग क्या हो जाएगा, तो 2 किलोवाट का हो जाएगा। 50 लीटर है तो 2 किलोवाट, 25 लीटर रहेगा तो 1 किलोवाट का, ठीक है। 50 लीटर के गीजर रहेगा तो 2 किलोवाट और 25 लीटर के रहेगा तो 1 किलोवाट का उसका रेटिंग है। गीजर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य गीजर में क्या रहता है? तो गीजर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या रहता है? तो पानी के तापमान को क्या करती है, तो नियंत्रित करती है। पानी के तापमान को नियंत्रित करती है। पानी के तापमान को नियंत्रित करती है गीजर में थर्मोस्टेट गीजर में क्या करती है, तो पानी को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गीजर के अंदर आंतरिक टैंक आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है? गीजर के अंदर आंतरिक टैंक किसका बना होता है? तो आंतरिक टैंक बना होता है किसका, तो एक कॉपर का बना होता है। गीजर का जो अंदर वाला टैंक रहता है बना किसका रहता है, तो कॉपर से बना रहता है आंतरिक टैंक गीजर का, कॉपर से।
यदि गीजर का फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो गीजर का फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो इसका संभावित कारण क्या है? तो हीटिंग एलिमेंट का ग्राउंडेड होना। हीटिंग एलिमेंट का ग्राउंडेड होना क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट जब ग्राउंडेड हो जाएगा तो उसका फ्यूज गीजर का जो फ्यूज रहेगा जो बार बार क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्राउंडेड हीट ज़्यादा हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट का ग्राउंडेड हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाता है? उसका फ्यूज बार बार उड़ जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गीजर में आउटलेट पाइप को यू का आकार का होता है। कैसा आकार का? यू के आकार का होता है। यू का आकार क्यों होता है? यू का आकार क्यों होता है? तो ये क्या है? तो सही है। गीजर में आउटलेट पाइप का कैसा आकार होता है? यू के आकार का होता है। ये बात क्या सही है। यह आकार गीजर से पानी को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। यू आकार के रहने के कारण क्या होता है? तो पानी आसानी से निकल जाती है। ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कथन ए भी और कथन दो भी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गीजर में इस्तेमाल होने वाले थर्मोस्टेट का तापमान रेंज आमतौर पर कितना होता है? तो थर्मोस्टेट रहेगा कितना? गीजर में जो इस्तेमाल होने वाले थर्मोस्टेट का तापमान रेंज आमतौर पर कितना होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस लेकर 88 डिग्री सेल्सियस होता है। गीजर के जो थर्मोस्टेट का तापमान रेंज कितना? 32 डिग्री से 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गीजर के ऊपरी हिस्से में स्थित फ्यूजिबल प्लग का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्यूजिबल प्लग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है अत्यधिक दबाव को क्या करना? कम करना होता है। फ्यूजिबल प्लग का गीजर के जो ऊपरी हिस्सा में स्थित रहता है फ्यूजिबल प्लग, उसका उद्देश्य होता है क्या? तो अत्यधिक दबाव को क्या करेगा? कम करेगा। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है? तो अत्यधिक दबाव को कम करेगा। फ्यूजिबल प्लग क्या करेगा? तो अत्यधिक दबाव को कम करेगा। अत्यधिक दबाव को क्या करेगा? कम करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर में कह रहा है कि गीजर के हीटिंग एलिमेंट सर्किट में थर्मोस्टेट के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? तो हीटिंग एलिमेंट सर्किट में थर्मोस्टेट किस क्रम में जुड़ा होता है? तो ये सीरीज में जुड़ा होता है। सीरीज में जुड़ा होता है। और सीरीज में जुड़ा होता है कौन? तो हीटिंग एलिमेंट सर्किट में थर्मोस्टेट के साथ गीजर में सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। थर्मोस्टेट में गीजर में किस में जुड़ा हुआ रहता है? तो सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। यदि गीजर चालू है लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा तो पहला परीक्षण क्या होना चाहिए? तो इसका पहला परीक्षण क्या होगा? तो हीटिंग एलिमेंट की निरंतरता को देखें, कंटिन्यूटी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। गीजर चालू है, पानी गर्म नहीं हो रहा तो उसका पहला चेक क्या करेंगे? तो हीटिंग एलिमेंट को देखेंगे, निरंतरता को देखेंगे। हीटिंग एलिमेंट को निरंतरता को देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि पानी हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गीजर को खाली स्थिति में कभी भी चालू नहीं करना चाहिए। बात सही है, खाली स्थिति में चालू करेंगे तो गीजर जल जाएगा। खाली टैंक में हीटिंग एलिमेंट जल सकता है, तो खाली टैंक में हीटिंग एलिमेंट जल सकता है। ए और बी क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 100 लीटर की क्षमता वाले गीजर के लिए उपयुक्त हीटिंग एलिमेंट की रेटिंग क्या होती है? तो 100 लीटर वाला के तो 50 लीटर में 2 किलोवाट, तो 100 लीटर में कितना हो जाएगा? 100 4 किलोवाट, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 किलोवाट में हो जाएगा, 3 किलोवाट हो जाएगा। 27 का डी दे रहा 3 किलोवाट। 100 लीटर क्षमता वाले गीजर का हीटिंग एलिमेंट का रेटिंग क्या होता है? 3 किलोवाट, और 50 लीटर का आएगा तो 2 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, 3 किलोवाट होता है 100 लीटर वाले गीजर की क्षमता का। गीजर में थर्मोस्टेट ट्यूब 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गीजर में थर्मोस्टेट ट्यूब का समान व्यास कितना होता है? तो 28 का सी कितना व्यास कितना होता है गीजर का? तो 8 mm होता है। कितना? 8 mm होता है। थर्मोस्टेट ट्यूब का समान व्यास कितना? 8 mm होता है, 8 मिलीमीटर होता है। गीजर में थर्मोस्टेट ट्यूब का समान व्यास कितना होता है? तो 8 मिलीमीटर होता है। इनमें से कौन सा घटक है जो गीजर को क्या करती है? तो सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत, सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। कौन सा घटक है जो गीजर को सुरक्षित के अंतर्गत आता है? सुरक्षित युक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये आता है किसके अंतर्गत? तो ये आता है फ्यूजिबल प्लग के अनुसार। सुरक्षित युक्ति गीजर किसके तौर पर माना गया? तो सुरक्षा युक्ति माना गया, फ्यूजिबल प्लग के अनुसार माना गया गीजर को। फ्यूजिबल प्लग के अनुसार।
गीजर में इस्तेमाल होने वाले हीटिंग एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं? तो ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं इमर्सन हीटर प्रकार के। किसका? इमर्सन हीटर के प्रकार में हीटिंग एलिमेंट होता है। गीजर में इस्तेमाल होने वाले हीटिंग एलिमेंट किस प्रकार होते हैं? तो इमर्सन हीटर यानी इमर्सन हीटर टाइप का होता है। इमर्सन हीटर टाइप में क्या रहता है? तो हीटिंग एलिमेंट है जो गीजर में इस्तेमाल होने वाले हीटिंग एलिमेंट किस प्रकार होता है? तो इमर्सन हीटर प्रकार में होता है। हीटिंग एलिमेंट होता है इमर्सन हीटर प्रकार में, इमर्सन हीटर प्रकार में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कपड़े धोने और सुखाने के लिए दो अलग अलग टब होते हैं? तो दो अलग अलग टब होते हैं उसे कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक कहा जाता है। सेमी ऑटोमेटिक क्या है? तो जिससे कपड़े धोने और सुखाने के लिए दोनों अलग अलग टब का प्रयोग करता है। वॉशिंग मशीन में दो होता है, एक होता है कपड़े धोने के लिए, दूसरा सुखाने के लिए। तो वो क्या होते हैं? सेमी ऑटोमेटिक मशीन होते हैं। दो अलग अलग डिब्बा रहेगा तो सेमी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है पल्सेटर वॉश तकनीक में डिस्क कहाँ लगी होती है? तो पल्सेटर वॉश तकनीक में डिस्क कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा कहाँ पे? तो डिस्क टब के दीवार पर लगता है। पल्सेटर वॉश तकनीक में डिस्क कहाँ लगता है? तो डिस्क टब की दीवार पर लगता है। डिस्क टब की दीवार पर पल्सेटर लगाया जाता है। पल्सेटर कहाँ लगता है? तो डिस्क टब के दीवार पर लगता है। डिस्क टब के दीवार पर पल्सेटर वॉश तकनीक लगता है। 33 नंबर कह रहा है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉशिंग टाइम और प्रोग्रामिंग को कौन नियंत्रित करता है? जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें वॉशिंग टाइम और प्रोग्रामिंग कौन करता है? तो ये करता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करती है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है जो वॉशिंग मशीन में वॉशिंग टाइम और प्रोग्रामिंग को क्या करती है? तो कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर। वॉशिंग टाइम और प्रोग्रामिंग को कौन नियंत्रित करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर, यानी वॉशिंग मशीन में भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एजिटेटर वॉश तकनीक के संबंध में कौन सा सही है? तो यह नाजुक कपड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। एजिटेटर वॉश तकनीक होता है जो क्या करती है? तो नाजुक कपड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है एजिटेटर वॉश तकनीक। एजिटेटर वॉश तकनीक क्या करती है? तो नाजुक कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से धोती है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण वॉशिंग मशीन में वॉशिंग टाइम आमतौर पर कितना होता है? तो ऑर्डिनरी जो वॉशिंग मशीन में होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो उसका टाइम पीरियड होता है वॉशिंग मशीन का कितना? तो उसका 1 से 15 मिनट होता है। ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन में उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 1 से 15 मिनट तक होता है। 1 से 15 मिनट होता है ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन में। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन में फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में कपड़े सामने के दरवाजे से डाले जाते हैं। जो फ्रंट लोडिंग मशीन होते हैं, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में कपड़े सामने के दरवाजे से डाले जाते हैं। ये कैसी होती है? तो ये होती है, ये सही है। फ्रंट लोडिंग मशीन में जो वॉशिंग मशीन होती है जो कपड़े सामने के दरवाजे से डाले जाते हैं, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में, ये बात सही है। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में कपड़ा कहाँ से? सामने से डालेगा। और टॉप लोडिंग मशीन में कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन होता है उसमें कपड़ा कहाँ से? ऊपर से डाला जाएगा। और फ्रंट लोडिंग मशीन में कपड़ा सामने से डाला जाता है। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टम्बलर टाइप वॉशिंग मशीन। टम्बलर टाइप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है किसका? टम्बलर टाइप में टम्बलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका टम्बलर टाइप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो टम्बलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। टम्बलर टाइप में टम्बलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। टम्बलर टाइप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए किस विधि? टम्बलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। टम्बलिंग। 38 नंबर कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में सुखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मैंगल रिंगर का क्या कार्य होता है? तो मैंगल रिंगर का क्या कार्य होता है? तो कपड़ों से पानी को निचोड़ने के काम होता है। जो सुखाने वाला मैंगल रिंगर क्या करती है? तो कपड़े से पानी को क्या करती है? निचोड़ देती है। मैंगल रिंगर क्या करती है? तो कपड़े से पानी निचोड़ती है। 39 नंबर क्वेश्चन 39 कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन में बिजली खपत अचानक बढ़ गई, वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है? बिजली खपत अधिक हो गई और इसका एक संभावित कारण क्या हो सकता है? अधिक वोल्टेज खा रहा है तो इसका कारण क्या होगा?
तो इसका थर्मोस्टेट की सेटिंग बहुत उच्च होने लगता है। थर्मोस्टेट का सेटिंग बहुत उच्च होने लगता है, जिससे क्या होता है, वोल्टेज अधिक आती है और अचानक खपत बढ़ जाती है। तो थर्मोस्टेट के सेटिंग बहुत ऊँची होने के कारण क्या होता है, तो बिजली की खपत अचानक बढ़ जाती है। थर्मोस्टेट की सेटिंग बहुत ऊँची होने के कारण क्या होती है, तो बिजली की खपत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर का रहा है, फुली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े खंगालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होते हैं, कपड़ों के खंगालने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कपड़ों के खंगालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उसे रेंज कहा जाता है। उसे रेंज कहा जाएगा, उसे रेंज कहते हैं। जो कपड़ों के फुली ऑटोमेटिक कार्य करता है, कपड़ों को क्या करती है, तो खंगालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे रेंज कहते हैं। क्या कहें, रेंज कहेंगे। जो ऑटोमेटिक मशीन में होते हैं, खंगालने की प्रक्रिया को रेंज कहा जाता है। रेंज कह रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एजिटेटेड तकनीक नाजुक कपड़ों के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये बात सही है, एजिटेटेड तकनीक होता है जो नाजुक कपड़ों के लिए नहीं होता। तो ये बात क्या है, तो सही। एजिटेटर कपड़ों से रगड़कर साफ करता है और जिससे वे खराब हो सकते हैं, ये भी सही है। एजिटेटर में नाजुक कपड़ों के लिए नहीं है। एजिटेटर क्या करता है, एजिटेटर कपड़ों को रगड़कर साफ करते हैं, इससे खराब हो सकती है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, खंगालने और सुखाने का कार्य एक ही टब में हो जाता है। तो धोएगा भी, खंगालेगा भी या सुखाएगा भी कौन, तो ये कौन सा मशीन करता है, वॉशिंग मशीन का, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, तो खुद से कपड़ा धोएगा, खंगालेगा, सुखा भी लेगा खुद से। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन करता है। वॉशिंग मशीन में स्पिन टब की गति बाथ टब की तुलना में कैसी होती है। तो स्पिन टब की गति बाथ टब की गति कैसी होती है, तो ये होती है बहुत अधिक होती है। तो बाथ टब की तुलना में क्या होती है, अधिक होगा स्पिन टब। कौन होगा, स्पिन टब अधिक होगा और बाथ टब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बहुत अधिक होती है, बाथ टब से क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 44 थर्मोस्टेट की आदर्श सेटिंग क्या होनी चाहिए ताकि बिजली की बचत हो सके। तो थर्मोस्टेट में आदर्श सेटिंग क्या होनी चाहिए ताकि बिजली की बचत हो सके। तो इसका बचत होगा 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री होगा। टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आदर्श सेटिंग में क्या होगा, बिजली की बचत होगा। 60 से 65 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, तब उसका आदर्श सेटिंग के रूप में जाना जाता है। कह रहा माइक्रो प्रोसेसर आधारित वॉशिंग मशीन की मरम्मत किसके द्वारा की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित वॉशिंग मशीन की मरम्मत किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल प्रशिक्षित और अनुभवी तकनीशियन के द्वारा किया जाता है। वॉशिंग मशीन की मरम्मत किसके द्वारा, तो केवल प्रशिक्षित और अनुभवी तकनीशियन के द्वारा होता है। केवल प्रशिक्षित और अनुभवी तकनीशियन ही वॉशिंग मशीन को मरम्मत कर सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एयर बबल तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के कपड़ों के धोने के लिए किया जाता है। तो 46 का क्या हो जाएगा, सी। नाजुक कपड़ों की जो एयर बबल तकनीक होता है, जो उसमें नाजुक कपड़ा को धोया जाता है, यानी डेलिसिएट क्लॉथ रहेगा, नाजुक कपड़ा रहेगा, उसमें एयर बबल मशीन में वॉशिंग किया जाता है। एयर बबल मशीन में क्या करता है, नाजुक कपड़ा को धोएगा। 47 नंबर कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वॉशिंग मशीन में आमतौर पर किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में आमतौर पर किस मोटर का प्रयोग करेगी, तो ये करता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या करता है, तो मशीन में आमतौर पर से क्या करता है, मोटर का उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें मोटर लगा होता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर रहता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर लगता है वॉशिंग मशीन में, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर लगा रहता है। वॉशिंग मशीन में कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में मोटर की रेटिंग आमतौर पर कितनी होती है। तो वॉशिंग मशीन में जो मोटर का रेटिंग कितना होता है, तो इसका मोटर का रेटिंग होता है कितना, 1/3
से 1/2 HP के बीच में होता है। 1/3 HP से लेकर 1/2 HP तक होता है। 1/3 HP से लेकर 1/2 HP के बीच में होता है वॉशिंग मशीन का मोटर का रेटिंग। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन मोटर के ओवरलोड और ओवर हीटिंग से बचाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन में जब ओवरलोड हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा, तो किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रयोग करेंगे बायोमेडिकल रिले का प्रयोग करेंगे। बायोमेडिकल रिले में क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन में ओवरलोड और ओवर हीटिंग से बचाएगा। बायोमेडिकल रिले क्या करता है, तो ओवरलोड और ओवर हीटिंग से बचाएगा वॉशिंग मशीन को। कौन बचाएगा, तो बायोमेडिकल रिले बचाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंप सेट की दक्षता की गणना किसके लिए सूत्र क्या है। तो पंप सेट की दक्षता की गणना के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट है पंप सेट की दक्षता। आउटपुट बटा इनपुट है पंप सेट की दक्षता। आउटपुट बटा इनपुट कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग मशीन में पानी ड्रॉन करते समय एजिटेटर को चालू रखना चाहिए। वॉशिंग मशीन में पानी ड्रॉन करते समय, पानी को छोड़ते समय एजिटेटर चालू रखना चाहिए, गलत बात। एजिटेटर को चालू रखेंगे तो ये पानी को क्या कर देगा, खपत कर देगा। बिना पानी के कपड़े के घुमाने से मोटर पर ओवरलोडिंग हो जाती है, तो ये बात सही है। बिना पानी रहेगा तो मोटर पर जोर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल बी सही हो जाएगा, ये वाला सही है। ये कॉमन हो गया। आ जाओ कितना 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंपों के मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पंपों को मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, तो एक रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा है रोटरी पंप में। रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा रोटरी पंप है, जो दो श्रेणियों में पंपों को क्या किया गया, बांटा गया है। पंप्स को कितने भागों में, दो भागों में बांटा, एक रेसिप्रोकेटिंग के और दूसरा रोटरी पंप के। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप में पंप को दो भागों में बांटा गया। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप में पंप को दो भागों में, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंप आउटपुट है की गणना करने के लिए 1/HP का मान kg/c.mm में कितना लिया जा सकता है। पंप आउटपुट की गणना में कितना लिया जा सकता है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका 4500 मीटर पर मिनट हो जाएगा। kg/मीटर पर मिनट कितना, 45 हो जाएगा। पंप आउटपुट के लिए गणना के लिए 45 हो जाएगा। पंप आउटपुट की गणना के लिए कितना, 45 हो जाएगा। चाओस पंच बास तकनीक क्या है, चाओस पंच बास तकनीक के बारे में क्या सही है, तो चाओस पंप बास तकनीक के इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें पानी के कपड़ों के ऊपर तेज दबाव के साथ डाला जाता है। पानी के कपड़ों के ऊपर, पानी है जो कपड़ों के ऊपर तेज प्रेशर से डालेगा चाओस पंच बीस तकनीक में। चाओस पंच बीस में क्या होता है, तो कपड़ा के ऊपर पानी अधिक प्रेशर से डालेगा। कौन से तकनीक में, चाओस पंच बास तकनीक में। नेक्स्ट कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में स्थापित करते समय क्या होता है, तो कैसा होना चाहिए। तो वॉशिंग मशीन को स्थापित करते समय फर्श यानी फ्लोर कैसा होना चाहिए, तो ये समतल और कठोर होना चाहिए। समतल और कठोर होगा तब जाके कांस्टेंट रहेगा, एक जगह खड़ा रहेगा, ठीक ना। 56 नंबर कह रहा है, 56 के कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में मुख्य घूमने वाला भाग होता है, तो मुख्य घूमने वाला भाग नहीं होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रोटरी पंप में पिस्टन का उपयोग किया जाता है, तो 56 का बी। तो रोटरी पंप में पिस्टन का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप में घूमने वाला भाग होता है, और रोटरी पंप में पिस्टन का उपयोग नहीं किया जाता। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पंप सेट चयन के लिए इनमें से कौन सा कारक होते हैं, तो पंप सेट करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है, तो इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो पानी की मात्रा और ऊंचाई। पानी की मात्रा और हाइट क्या करती है, तो पंप सेट को चयन करती है। मात्रा और हाइट, पानी की मात्रा और हाइट क्या करती है, पंप सेट का चयन करती है, मात्रा और हाइट।
वाटरफॉल तकनीक किस बांस में तकनीक के समान होता है? वाटरफॉल जो टेक्निक होता है किस बांस के तकनीक के समान होता है? तो ये होता है चाओस पंच तकनीक के अनुसार। चाओस पंप तकनीक में क्या होता है? तो कपड़ा के ऊपर प्रेशर से डाला जाता है। और वाटरफॉल तकनीक किस बांस के समान है? तो चाओस पंच तकनीक के समान है वाटरफॉल तकनीक। वाटरफॉल किसके समान है? चाओस पंच तकनीक के अनुसार। करें 1000 लीटर पानी को 15 मिनट में 30 मीटर ऊंचाई पर पहुंचाते हैं तो आवश्यक आउटपुट कितना हो जाएगा? तो आवश्यक आउटपुट कितना हो जाएगा? तो इसका आवश्यक आउटपुट कितना? तो 0.44 HP हो जाएगा। कितना? 0.44 HP। करें वॉशिंग मशीन के नीचे हिस्से को चूहा रोधी जाली से ढकने का क्या उद्देश्य है? चूहा रोधी जाली को ढकने का उद्देश्य क्या है? तो इससे क्या होता है? चूहे द्वारा वायरिंग को कटने से बचाने के लिए चूहा रोधी जाली को लगाया जाता है वॉशिंग मशीन में ना। ये दूसरा है टॉपिक है डोमेस्टिक एप्लायंस एसी सर्किट का दूसरा सेट प्रैक्टिस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाले मोटर के संबंध में कौन सा सही है? तो वॉशिंग मशीन में जो मोटर के संबंध में कितना होता है? तो इसका कितना वोल्ट होता है? तो इसका वोल्ट होता है कितना? इसकी क्षमता 1/3 से 1/2 HP होता है। वॉशिंग मशीन का मोटर की क्षमता 1/3 से लेकर 1/2। करा कि पंप सेट का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पंप सेट का मुख्य किन दो घटक का संयोजन माना जाता है? तो पंप सेट का जो मुख्य घटक का संयोजन माना जाता है तो ये रहता है कि इसका इलेक्ट्रिक मोटर और इम्पेलर के बीच होता है। इलेक्ट्रिक मोटर और इम्पेलर के बीच में क्या करता है? पंप सेट का संयोजन होता है। किसका? तो पंप सेट का संयोजन होता है इलेक्ट्रिक मोटर और इम्पेलर का। किसका? इलेक्ट्रिक मोटर और इम्पेलर का होता है। पंप सेट का दो घटक संयोजन माना जाता है इलेक्ट्रिक मोटर और इम्पेलर का। इलेक्ट्रिक मोटर और इम्पेलर का कह रहा है कि पंप चुनाव के निम्नलिखित में से किस कारक का विचार नहीं किया जा सकता? पानी को तो किसका विचार नहीं करता? पंप के चुनाव के लिए किस कारक का विचार नहीं करता? तो ये विचार नहीं करता किसका? मोटर के रंग और डिज़ाइन का। मोटर का रंग और डिज़ाइन क्या करता है? तो पंप का चुनाव के लिए विचार नहीं करता। मोटर का रंग और डिज़ाइन और डिज़ाइन क्या करता है? तो पंप का चुनाव नहीं किया जाता। किसका? मोटर का रंग और डिज़ाइन। मोटर का रंग और डिज़ाइन क्या करता है? पंप के चुनाव के निम्नलिखित में से किस कारक का विचार नहीं किया जाता? मोटर का रंग और डिज़ाइन। 3 के B हो जाएगा। पंप का चुनाव नहीं करता है तो मोटर का रंग और डिज़ाइन नहीं करता। पानी के खींचने में लगाने वाला ये चुनाव करता है पानी खींचने में लगने वाला समय को और ऊंचाई तक पानी पहुंचना और खींचे जाने वाले पानी की मात्रा। लेकिन मोटर का रंग और डिज़ाइन नहीं चुनाव करता, पंप का चुनाव है। सिलेक्शन ऑफ पंप। नेक्स्ट है कह रहा है कि पंप गणना के संदर्भ में कितना HP होता है? पंप गणना कितना करता है? तो ये 4500 होता है। क्वेश्चन 4 के 4500 kg/min होता है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है? रेसिप्रोकेटिंग पंप है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है? तो रेसिप्रोकेटिंग पंप मुख्य घूमने वाले भाग रोटरी गति होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप घूमने वाला नहीं होता है। रोटरी पंप क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप और समरसीबल पंप पर शामिल होता है। तो रोटरी पंप किस में शामिल होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है और समरसीबल पंप में होता है। समरसीबल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है? तो रोटरी पंप होता है। तो ये सही हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग में घूमने वाला नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। 5 का B। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में जब पिस्टन लेफ्ट साइड की ओर गति करता है तो क्या होता है? तो क्या होगा? जब लेफ्ट साइड गति करेगा तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में जब पिस्टन लेफ्ट साइड में गति करेगा तो सिलेंडर के अंदर निर्वात बनता है। लेफ्ट राइट रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन लेफ्ट साइड में क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो सिलेंडर के अंदर निर्वात क्या बनेगा? सिलेंडर के अंदर क्या होता है? तो वैक्यूम बन जाता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन लेफ्ट साइड की ओर गति करेगा तो सिलेंडर के अंदर क्या होगा? निर्वात बनेगा। कह रहा है कि समरसेबल पंप में किस श्रेणी का पंपों के अंतर्गत आता है? नंबर 7 कह रहा है
कि समरसेबुल पंप में किस श्रेणी पंपों के अंतर्गत आता है। तो ये होता है किसके अंतर्गत, तो ये अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंतर्गत आता है। अपकेंद्रीय के अंतर्गत आता है समरसेबुल पंप, अपकेंद्रीय पंप के अंतर्गत। समरसेबुल पंप का मुख्य लाभ क्या होता है, तो 8 का क्या करा, 8 का क्या हो जाएगा, तो ये मोटर और पंप में पानी में डूबे रहते हैं और जिसकी सतह पर जगह नहीं घेरते हैं, जिससे सतह पर क्या रहते हैं, तो जगह नहीं घेरते हैं। पानी में मोटर और पानी क्या है, पानी में डूबे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, समरसेबुल का मुख्य लाभ यही है कि मोटर और पानी डूबे रहते हैं, जिससे सतह कोई जगह नहीं छेकता और पानी ऊपर की ओर फेंकेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में स्थापित करते समय फर्श कैसा होना चाहिए। वॉशिंग मशीन को स्थापित करते समय फर्श कैसा हुआ, तो ये फर्श कैसा हुआ, तो समतल होना चाहिए। कैसा, समतल होना चाहिए। मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए वॉशिंग मशीन में किसका उपयोग करती है, तो ये करेगा बायोमेटिकल रिले का। मोटर बचाने के लिए बायोमेटिकल रिले का प्रयोग करती है वॉशिंग मशीन में। करा कि पंप की दक्षता एफिशिएंसी कितना 80% है और आउटपुट कितना 0.5%। तो इनपुट क्या हो जाएगा, तो इनपुट हो जाएगा कितना, तो 0.625 हो जाएगा। इफिशिएंसी 80% है, आउटपुट 0.45 HP। तो इनपुट का पावर क्या होगा, तो 0.625 HP हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान पानी सिलेंडर में किसके कारण प्रवेश करता है। तो सक्शन स्ट्रोक हो गया के दौरान पानी सिलेंडर में किसके कारण प्रवेश करेगा, तो ये प्रवेश करेगा वायुमंडलीय दबाव के कारण। सक्शन स्ट्रोक में के दौरान पानी सिलेंडर में किसके कारण प्रवेश करेगा, तो वायुमंडलीय दबाव के कारण करता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पानी सिलेंडर में किसके कारण प्रवेश करेगा, तो वायुमंडलीय दबाव के कारण करेगा, वायुमंडलीय दबाव के कारण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि वॉशिंग मशीन के रख रखाव संबंध में सावधानी क्या होना चाहिए। तो पानी के ड्रेन करते समय एजिटेटर बंद रखना चाहिए। एजिटेटर को क्या करना चाहिए, बंद रखना चाहिए। जब पानी मशीन के रख रखाव में सावधानी क्या होना चाहिए, तो पानी जैसे ही छोड़ेंगे तो एजिटेटर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समरसेबुल पंप में केबल और मोटर बाइंडिंग कैसी होती है। तो समरसेबुल पंप में केबल और मोटर बाइंडिंग कैसी होती है, तो ये होती है जलरोधी रूप से सील होती है। केबल और मोटर बाइंडिंग कैसी होती है समरसेबुल में, तो जलरोधी रूप से क्या होती है, सील होती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन के बोर्ड के अर्थिंग होना चाहिए। वॉशिंग मशीन के बोर्ड में क्या होना चाहिए, अर्थिंग होना चाहिए। इस बात सही। पंप सेट में केवल मोटर होता है, इम्पेलर नहीं होता, ये गलत बात है। मोटर भी होता है, इम्पेलर भी होता है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, अर्थिंग होना अनिवार्य है। पंप सेट में केवल मोटर नहीं, तो मोटर होता है, इम्पेलर भी होता है, दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। 15 के ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 हो गया, 16 पर आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की कार्य अवधि मुख्य रूप से किस बल पर आधारित होती है। तो ये आधारित रहता है अपकेंद्रीय बल पर। सेंट्रीफ्यूगल पंप की कार्य अवधि किस बल पर आधारित रहता है, तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित रहता है। 17 का रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग कहाँ उपयुक्त किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल का जहाँ कम दबाव और अधिक मात्रा में पानी चाहिए, जहाँ कम दबाव हो और अधिक मात्रा में पानी हो तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग करेगा। कम दबाव और अधिक मात्रा में पानी हो चाहिए, कम दबाव और अधिक मात्रा में पानी चाहिए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग होगा। कम दबाव और अधिक मात्रा में पानी हो तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कहेगा जेट पंप के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये 18 कह रहा है कि जेट पंप में कौन सा कथन सही है। तो इसमें मोटर और पंप एक साथ शाफ्ट में जुड़े होते हैं। जेट पंप में क्या होते हैं, तो मोटर और पंप एक साथ जुड़े होते हैं। जेट पंप में मोटर और पंप एक साथ जुड़े होते हैं। मोटर और पंप क्या रहते हैं, तो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं जेट पंप में। पंप क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कह रहा है कि पंप सेट को पानी के स्रोत के पास स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है।
तो इसका क्या है, तो पंप सेट को पानी के स्रोत के पास स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसे सक्शन लिफ्ट को क्या करना, कम करने के लिए होता है। पंप सेट को पानी के स्रोत के पास स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है सक्शन लिफ्ट को क्या करना, कम करना। सक्शन लिफ्ट को कम करेगा जिससे क्या होगा, तो पानी का स्रोत पर स्थापित हो जाएगा। सक्शन लिफ्ट को कम करेंगे तो पंप सेट के पानी के स्रोत के पास स्थापित होता है, किस लिए, तो सक्शन लिफ्ट को कम करने के लिए, सक्शन लिफ्ट को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जेट पंप में बेचुरी सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया गया है, तो बेचुरी सिद्धांत किस लिए किया जाता है, तो पानी को ऊपर उठाने में मदद के लिए। जेट पंप में बेंचुरी सिद्धांत किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो पानी को ऊपर उठाने में मदद करती है बेंचुरी सिद्धांत। जेट पंप में बेंचुरी सिद्धांत करती है पानी को ऊपर उठाने में मदद के लिए। बेंचुरी सिद्धांत जेट पंप में यूज करती है पानी को ऊपर उठाने की मदद करने के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंप चालू करने से पहले ग्लैंड बॉक्स के संबंध में क्या सुनिश्चित करता है, तो ग्लैंड बॉक्स है जो चालू करने से पहले ग्लैंड बॉक्स के क्या सुनिश्चित करता है, तो इसी उचित प्रकार से कैसे होना चाहिए। तो ग्लैंड बॉक्स क्या करता है, तो इसे उचित प्रकार से कैसा होना चाहिए, ये ग्लैंड बॉक्स सुनिश्चित करता है। ग्लैंड बॉक्स क्या करता है, तो उचित प्रकार से जो मशीन है उसको किस प्रकार से कैसा होना चाहिए। पंप चालू करने से पहले ग्लैंड बॉक्स के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए, तो इसे उचित प्रकार से कैसा होना चाहिए, ये सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चालू अवस्था में स्टीफिंग बॉक्स से प्रति मिनट पानी की बूंदे की स्वीकार सीमा क्या होती है, तो चालू अवस्था में स्टीफिंग बॉक्स में प्रति मिनट पानी की बूंदों को स्वीकार की सीमा क्या होगा, तो इसका स्वीकार का सीमा कितना होगा, तो इसका 50 से 60 बूंद होता है। कितना, 50 से 60 बूंद होता है चालू अवस्था में। स्टीफिंग बॉक्स से प्रति मिनट पानी की बूंदों की स्वीकार सीमा कितना होता है, 50 से 60 बूंद होता है। करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंप से पानी निकासी बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसका संभावित कारण होता है सक्शन लिफ्ट में बहुत ऊंचा होना। सक्शन लिफ्ट ऊंचा होगा तो पानी से क्या हो जाएगा, पंप से पानी नहीं निकलेगा। सक्शन लिफ्ट क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा तो पंप से पानी नहीं निकलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि पंप द्वारा अधिक पावर लेने का एक यांत्रिक कारण क्या हो सकता है। पंप द्वारा अधिक पावर लेने का यांत्रिक कारण क्या हो सकता है, तो ये 24 का क्या हो सकता है, तो ये शाफ्ट में मोड़ हो जाना। शाफ्ट में मोड़ हो जाएगा तो क्या करेगा, तो अधिक पावर लेने की यांत्रिक कारण बन जाता है। क्या होगा ना, शाफ्ट में मोड़ ले होता है। शाफ्ट क्या जाता है, मुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पावर अधिक लेगा। शाफ्ट क्या हो जाती है, तो मुड़ जाती है। 24 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का कह रहा है, तो 25 में कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर को घुमाने से पानी का फोर्स बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर घूमेगा तो क्या होगा, पानी का फोर्स बढ़ जाएगा। और जेट पंप का उपयोग आमतौर से गहरे कुओं में किया जाता है। जेट पंप का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, गहरे कुएं में किया जाता है। तो एक और दोनों सही हो जाएगा। इम्पेलर घुमाएगा अधिक स्पीड में तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। जेट पंप का उपयोग कुएं को पानी निकालने में किया जाता है, जेट पंप का उपयोग करती है। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे, 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है, 26 में कह रहा है कि प्रेशर पर्याप्त नहीं है और इस खराबी का एक संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसका संभावित कारण घूमने की दिशा गलत होगा। प्रेशर पर्याप्त नहीं है तो घूमने की दिशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब घूमने की दिशा गलत होगा तो प्रेशर नहीं बन पाएगा। 27 का क्या है, तो सबमर्सिबल पंप की एक प्रमुख हानि क्या है, तो मरम्मत के लिए पूरी यूनिट को बाहर निकालना आवश्यक होता है। सबमर्सिबल पंप में क्या होगा, तो एक ख़राब होगा तो पूरा पार्ट को क्या बाहर निकालना पड़ेगा। सबमर्सिबल का प्रमुख हानि है, मरम्मत के लिए पूरी यूनिट को बाहर निकालना पड़ता है। ये 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
28 कह रहा है कि यदि पंप में बहुत अधिक लीकेज है तो टेबल के अनुसार मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो अधिक लीकेज होगा तो वोल्टेज का उच्च होना, इस जब टेबल में क्या हो जाए, लीकेज हो जाए, क्या होगा, टेबल में यदि पंप में बहुत अधिक लीकेज है तो टेबल के अनुसार मुख्य कारण क्या होगा, तो इसका वोल्टेज का उच्च हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, अरे यार 28 का भी नहीं, 28 का भी ये क्या हो जाएगा, तो ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील का जल जाएगा। ग्लैंड पैकिंग या मैकेनिकल सील क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यदि पंप में बहुत अधिक लीकेज है तो टेबल के अनुसार मुख्य कारण क्या होता है, तो ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील का जल जाना। ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो पंप बहुत अधिक लीकेज है तो क्या हो जाएगा, तो ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लीकेज अधिक रहेगा तो ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील क्या हो जाएगा, जल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 कह रहा है कि पंप के पास खाली स्थान छोड़ना क्यों आवश्यक है। तो खाली स्थान पंप में छोड़ा जाता है निरीक्षण और मरम्मत को आसान बनाने के लिए किया जाता है। पंप के पास खाली स्थान छोड़ा जाता है क्यों, तो निरीक्षण और मरम्मत को आसान बनाने के लिए किया जाता है। निरीक्षण और मरम्मत को आसान बनाने के लिए किया जाता है। कथन आधारित प्रश्न है पर तो कह रहा है कि 30 नंबर कह रहा है कि चालू अवस्था, क्या चालू अवस्था, चालू अवस्था में बॉल बेयरिंग अधिक गर्म नहीं होने चाहिए। ये सही बात है, चालू अवस्था रहेगा तो बॉल बेयरिंग हीट नहीं होना चाहिए। डिलीवरी शाखा में बल्ब लगा हो तो उसे बंद रखकर पंप चालू करना चाहिए। जब डिलीवरी शाखा में बल्ब लगा होगा तो क्या बंद रखकर पंप चालू करना चाहिए, नहीं, बंद रखकर नहीं, ऑन रखकर पंप चालू किया जाता है। डिलीवरी शाखा में जब बल्ब लगा हुआ है तो उसे ऑन रखकर चालू करेंगे। चालू अवस्था में बॉल बेयरिंग अधिक हीट नहीं होना चाहिए, सही है। एक क्या हो जाएगा, गलत, तो इसका कौन हो जाएगा, केवल 30 का ए, तो केवल कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 31 नंबर कह रहा है कि स्वचालित विद्युत इस्त्री में थर्मोस्टेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो स्वचालित विद्युत इस्त्री में थर्मोस्टेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए। जो ऑटोमेटिक विद्युत इस्त्री होता है उसमें थर्मोस्टेट क्या करती है, तो तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। विद्युत इस्त्री में तापमान को नियंत्रित करती है। 32 नंबर कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है कि एक द्विधातु यानी बाइमेटेलिक पट्टी दो अलग अलग धातुओं का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 32 नंबर कह रहा है क्या कि दो धातु पट्टी है जो दो अलग अलग धातुओं के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे तापीय प्रसार की अलग दर पर कार्य करता है। तापीय प्रसार की अलग दर पर कार्य करता है। बाइमेटेलिक पट्टी दो अलग अलग धातुओं को तापीय प्रसार को क्या करेगा, अलग अलग दर से अलग करेगा। द्विधातु पट्टी जो दो अलग अलग धातुओं के तापीय प्रसार को क्या करेगा, अलग अलग दर करेगा। दो द्विधातु पट्टी दो अलग अलग धातु क्या करेगा, तो तापीय प्रसार को क्या करेगा, अलग करेगा। द्विधातु है तो तापीय प्रसार को क्या करेगा, अलग करेगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वचालित इस्त्री में जब द्विधातु पट्टी गर्म होती है, स्वचालित इस्त्री है, जब द्विधातु पट्टी गर्म हो जाती तो तब वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो उसका क्या कारण है, तो ये सर्किट का खोल या विक्षेपित कर देती है। जब द्विधातु पट्टी गर्म हो जाएगी और मुड़ जाएगी तो सर्किट खोल जाएगा और विच्छेदित कर देगा, यानी टूट जाएगा। द्विधातु पट्टी गर्म हो जाती तो वह मुड़ जाती है और सर्किट खोल हो जाएगा और विच्छेदित कर देगा एक दूसरे से। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 34 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि द्विधातु पट्टियों के बारे में कथनों पर विचार करें। इसमें एक साथ बिल्ड की गई दो अलग अलग धातु होती हैं। तो द्विधातु पट्टी में दो अलग अलग धातु होती हैं, ये बात सही है। गर्म करने पर दोनों धातुएं समान रूप से फैलती, तो ये गलत नहीं, दोनों धातु समान रूप से नहीं फैलती, तो केवल एक सही हो जाएगा। 33 का सी, 33 का क्या है, तो सी
अरे यार 33 का 34 का ये ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल ए एक सही हो जाएगा ऊपर वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा घटक विशेष रूप से स्टीम या स्प्रे स्त्री में पाया जाता है? तो स्प्रे स्त्री में पाया जाता है लेकिन साधारण ड्राई स्त्री में नहीं पाया जाता है। स्टीम या स्प्रे स्त्री में पाया जाता है लेकिन साधारण ड्राई स्त्री में नहीं पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाता कौन? तो ये पानी टंकी का फिलर, पानी टंकी और फिलर नहीं पाया जाता है। साधारण ड्राई स्त्री में नहीं पाया जाता क्या? तो पानी टंकी और फिलर नहीं पाया जाता है। स्प्रे स्त्री में पानी टंकी पाया जाएगा और लेकिन साधारण ड्राई स्त्री में नहीं पाया जाएगा। 36 नंबर कह रहा है 36 में कह रहा है कि एक समायोजी यानी एक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट में वांछित तापमान को मैनुअल रूप से सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट में वांछित तापमान को मैनुअल रूप से सेट करने के लिए किसका उपयोग करेगी? तो ये करेगी किसका? तो ये करेगा थर्मोस्टेट कंट्रोल नाव को। थर्मोस्टेट कंट्रोल नाव को क्या करेगा? तो एडजस्टेबल थर्मोस्टेट में वांछित तापमान को मैनुअल रूप से सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब का प्रयोग करते हैं। एक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट में वांछित तापमान को मैनुअल रूप से सेट करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब का प्रयोग करते हैं। एक समायोजित थर्मोस्टेट में वांछित तापमान को मैनुअल रूप से सेट करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब को करती है। थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब को क्या करती है? तो कंट्रोल करती है। एक समायोजित थर्मोस्टेट में वांछित तापमान को मैनुअल रूप से सेट करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो ये प्रयोग करती है थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब को करती है, थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर में कह रहा है कि जब स्त्री ठंडी हो जाती है, जब स्त्री ठंडी हो जाए और द्विधातु पट्टी अपनी मूल स्थिति में क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। क्योंकि ये इसमें क्या होती है? तो इसमें धातु क्या होती है? सिकुड़ती है। अपनी मूल स्थिति में आ जाए तो धातु सिकुड़ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 38 का सी कह रहा है कि स्टीम स्त्री में हीटिंग एलिमेंट के आमतौर पर सोल प्लेट के साथ सील कर दिया जाता है। ये सही है। स्टीम स्त्री में हीटिंग एलिमेंट के आमतौर पर सोल प्लेट के साथ सील किया जाता है। तो स्टीम स्त्री में क्या होता है? सोल प्लेट के साथ सील किया जाता है। ये बात सही है। और हीटिंग एलिमेंट में ओपन सर्किट होने की स्थिति में पूरी सोल प्लेट को बदलने की आवश्यकता होती है। हीटिंग एलिमेंट में ओपन सर्किट होने की स्थिति में पूरी सोल प्लेट को बदलने की आवश्यकता होती है। तो हीटिंग एलिमेंट में ओपन सर्किट होने की स्थिति में क्या करती है? पूरे सेल प्लेट को क्या करती है? चेंज कर देती है। हीटिंग एलिमेंट में ओपन सर्किट होने पर क्या करती है? तो पूरी सेल प्लेट को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। तो ये सही हो जाएगी। तो एक और दोनों क्या हो जाएगा? सही। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीम स्त्री में नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व की क्या भूमिका होती है? तो स्टीम स्त्री है, उसमें नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व का क्या कार्य रहता है? तो नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व में क्या कार्य रहेगा? तो इसका पानी के टैंक में वापस जाने से रोकता है। पानी को टैंक में वापस जाने से रोकेगा नॉन रिटर्न वाल्व, और चेक वाल्व वापस जाने से क्या करेगी? रोकेगी। नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट चालकता के कारण थर्मोस्टेट में संपर्क बिंदुओं के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? उत्कृष्ट चालकता के कारण थर्मोस्टेट में संपर्क बिंदुओं के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग करेगा? तो ये प्रयोग करेगा किसका? तो ये चांदी का प्रयोग करता है। किसका? चांदी का प्रयोग करेगा। उत्कृष्ट चालकता के कारण थर्मोस्टेट में संपर्क बिंदुओं के किस सामग्री का उपयोग करता है? उत्कृष्ट चालकता के लिए थर्मोस्टेट में संपर्क बिंदुओं के कॉन्टैक्ट के लिए आमतौर पर चांदी का प्रयोग करेगा। किसका? चांदी का। 41 करा यदि किसी सिस्टम में
41 में करा है कि यदि किसी सिस्टम में पंप दोष निवारण तालिका के अनुसार शोर कर रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो 41 का इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, जब किसी सिस्टम में पंप दोष निवारण तालिका के अनुसार शोर कर रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो शोर करेगा तो इसका संभावित कारण हो सकता है क्या, तो शाफ्ट में मोड़ हो जाएगा। शोर करेगा कोई मशीन तो उसका शाफ्ट में क्या हो जाएगा, मोड़ आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विधातु थर्मोस्टेट असेंबली का हिस्सा नहीं है। कौन द्विधातु थर्मोस्टेट असेंबली का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर पानी की टंकी इंसुलेटेड ब्लॉक है थर्मोस्टेट असेंबली का, और द्विधातु पट्टी भी संपर्क बिंदु, लेकिन पानी का टंकी है जो द्विधातु थर्मोस्टेट असेंबली का हिस्सा नहीं। द्विधातु थर्मोस्टेट असेंबली का हिस्सा नहीं, पानी का टंकी, पानी का टंकी। 43 नंबर कह रहा है 43 नंबर कह रहा है कि 43 का कह रहा है कि ड्राई ऑटोमेटिक इस्त्री और स्प्रे या स्टीम ऑटोमेटिक इस्त्री दो प्रकार की ऑटोमेटिक इस्त्री होती है, तो ये गलत है। 43 का क्या है, 43 है ना, तो 43 का ये क्या है, तो ये सही हो जाएगा। ड्राई ऑटोमेटिक इस्त्री, दूसरा क्या है स्प्रे या स्टीम ऑटोमेटिक इस्त्री, दो ऑटोमेटिक इस्त्री है, ड्राई और स्टीम। इस्त्री निर्धारण तापमान पर पहुंचने के बाद भी इंडिकेटर लैंप जलता रहता है। इस्त्री निर्धारित तापमान पर पहुंचने के बाद इंडिकेटर जलते रहेगा, बंद हो जाता है, तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट। कह रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब समायोज्य थर्मास्टेट के कंट्रोल शाफ्ट को ऑफ स्थिति में घुमाया जाता है तो क्या होगा। तो थर्मास्टेट के ऑफ स्थिति में घुमाएगा तो उसमें संपर्क बिंदु क्या हो जाएगा, जबरन खुल जाएगा। थर्मोस्टेट के कंट्रोल शाफ्ट को ऑफ स्थिति में घुमाया जाता है तो क्या होगा, तो संपर्क बिंदु जबरन क्या हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा। संपर्क बिंदु जबरन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब कंट्रोल शाफ्ट को ऑफ स्थिति में घुमाएंगे तो जबरन बिंदु खुल जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 कह रहा है कि पंप सिस्टम में बहुत अधिक लीकेज संभावित का कारण क्या है। तो पंप सिस्टम में बहुत अधिक लीकेज हो जाएगा तो इसका संभावित कारण क्या होगा, तो ग्लैंड पैंकिंग क्या हो जाएगा, तो ग्लैंड पैंकिंग घिस गई है। बहुत अधिक लीकेज हो जाए तो ग्लैंड पैंकिंग क्या हो जाएगी, तो घिस गई है। बहुत अधिक पंप सिस्टम में बहुत अधिक लीकेज होता है, ग्लैंड पैंकिंग घिस जाएगा तो लीकेज आ जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 46 कह रहा है कि एक समायोज्य थर्मास्टेट में तापमान सेटिंग के लिए नाव घुमाने पर क्या होगा, तो कंट्रोल शाफ्ट ऊपर या नीचे चल जाएगा। एक समायोज्य थर्मास्टेट में तापमान सेटिंग में नॉब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल शाफ्ट ऊपर नीचे चला जाएगा। नॉब घुमाएंगे तो कंट्रोल शाफ्ट है जो ऊपर नीचे चला जाएगा। 46 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, डी। कह रहा है कि स्टीम इस्त्री में 47 में कह रहा है कि स्टीम इस्त्री के टैंक को साफ़ करने के लिए सिरके का उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है। तो सिरका का उपयोग के लिए सलाह दिया जाता है स्टीम इस्त्री को साफ़ करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, नमक और कैल्शियम की परतों के हटाने के लिए विनेगर यानी सिरका का प्रयोग करते हैं। नमक और कैल्शियम को हटाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है इस्त्री टैंक को साफ़ करने के लिए। स्टीम इस्त्री टैंक को साफ़ करने के लिए नमक सिरके का प्रयोग करते हैं, किस लिए, तो नमक और कैल्शियम को परते को हटाने के लिए। 48 नंबर कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक इस्त्री बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक इस्त्री बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक इस्त्री गर्म नहीं होगा तो इसका संभावित कारण क्या है, तो ख़राब थर्मोस्टेट या खुली हीटिंग एलिमेंट रहेगा। खुली हीटिंग एलिमेंट रहेगा तो इस्त्री गर्म नहीं होगा, और ख़राब थर्मोस्टेट रहेगा फिर भी गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 कह रहा है कि यदि हीटिंग एलिमेंट सोल प्लेट के साथ सील है तो खराबी होने पर पूरी प्लेट बदलना होगा। तो सोल प्लेट के साथ रहेगा हीटिंग एलिमेंट तो उसका पूरा सोल क्या हो जाएगा, पूरी प्लेट ख़राब हो जाएगा। तो ये गलत, सही है, पूरी प्लेट को ही चेंज करेंगे। साधारण पानी नमक जमा होने के कारण क्या है, तो स्टीम इस्त्री। साधारण पानी
है जो नमक जमा होने के कारण, साधारण पानी में नमक जमा होने के कारण स्टीम स्त्री के छेदों में अवरोध पैदा कर सकता है। तो ये भी बात सही है। साधारण पानी नमक जमा होने के कारण क्या हुआ, तो स्टीम स्त्री के छेदों में क्या हो जाएगा, तो स्टीम स्त्री के छेदों में अवरोध उत्पन्न करेगा जब नमक पानी जमा हो जाएगा तब। तो इसका दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और दोनों क्या हो जाएंगे, सही। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 में कह रहा है कि यदि स्त्री उपयोगकर्ता को बिजली का झटका देती तो इसका उपयोग क्या है। तो बिजली के झटका देगा तो इसका उपयोग एक ही है, अर्थ कनेक्शन और इंसुलेशन के जांच करें और ठीक करें। अर्थ कनेक्शन और इंसुलेशन का जांच करें और ठीक करें जब बिजली के झटका देगा स्त्री में तब। अर्थ कनेक्शन और इंसुलेशन की जांच करेंगे। स्त्री उपयोग करते हुए बिजली झटका देगा तो किसका कनेक्शन और इंसुलेशन की जांच करना। 51 में कह रहा है, 51 में कह रहा है कि स्त्री अत्यधिक गर्म हो रही तो पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो थर्मोस्टेट को पुनः संयोजित करें या बदलें। अत्यधिक हीटिंग दे रहा है तो क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे, पुनः संयोजित चेंज करेंगे और या बदलेंगे, ठीक है ना। थर्मोस्टेट को रिप्लेस करेंगे या चेंज कर देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कपड़ों को फटने से बचाने के लिए सोल प्लेट से धब्बे या खुरदरापन हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसका उपयोग करते हैं, तो महीन एमरी पेपर और पॉलिश को। कपड़ों को फटने से बचाने के लिए सोल प्लेट से धब्बे या खुरदरापन हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो महीन एमरी पेपर और पॉलिश का प्रयोग करेंगे। कपड़ों के फटने से बचाने के लिए सोल प्लेट से धब्बों या खुरदरापन हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो महीन एमरी पेपर और पॉलिश का प्रयोग करेंगे। महीन एमरी पेपर और पॉलिश का। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थर्मोस्टेट में कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत संपर्क में केवल वांछित तापमान पर ही बनी रहती है। केवल वांछित तापमान पर ही बनी रहती है। थर्मोस्टेट का कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत संपर्क केवल वांछित तापमान पर ही क्या करती है, तो तापमान पर ही बनी रहती है। ये चांदी के संपर्क में होता है। किसमें, थर्मोस्टेट का कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत संपर्क केवल वांछित तापमान पर ही बने रहते हैं, तो ये चांदी के संपर्क में होता है। 53 के ए हो। थर्मोस्टेट का कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत संपर्क केवल वांछित तापमान पर ही बने रहते हैं, चांदी के संपर्क में होते हैं। चांदी के संपर्क में रहेगा तो थर्मोस्टेट का भाग सुनिश्चित करेगा कि विद्युत संपर्क केवल वांछित तापमान पर ही बने रहें, ये चांदी संपर्क में। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 54 में कह रहा है कि यदि स्त्री अपने आप बंद ना होने का क्या कारण, अपने आप बंद नहीं हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण है थर्मोस्टेट स्विच में कनेक्ट आपस में चिपके होना। थर्मोस्टेट स्विच कनेक्ट किया रहेगा तो चिपका हुआ तो अपने आप बंद नहीं होगा, चिपकल रहेगा तो कहाँ से हो जाएगा बंद। आगे बढ़ो। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 55 में क्या है, तो 55 यही सही है, भी गलत कर। उपयोग में ना होने पर टैंक में पानी छोड़ने से जंग लग सकता है, तो ये सही है। उपयोग नहीं होगा, पानी छोड़ देंगे तो जंग लगवे न करेगा, तो ये सही है। टैंक टूटे हुए हीटिंग एलिमेंट में मरम्मत के लिए गीला कपड़ा सबसे अच्छा तरीका, ये गलत बात है। टूटिंग हुए हीटिंग एलिमेंट में मरम्मत के लिए गीला कपड़ा सबसे अच्छा तरीका नहीं, तो ये सही हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 55 के बी हो जाएगा, ए सही और बी गलत हो जाएगा, ठीक है। करा 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्त्री कम गर्म हो रही है, स्त्री कम गर्म होगा तो इसमें कौन सा कारण हो सकता है, तो कम गर्म होगा तो इसका थर्मोस्टेट की गलत सेटिंग होगा। कम हीट का रहता है, थर्मोसेटिंग गलत सेटिंग हो जाएगा। 57 कह रहा है कि सोल प्लेट के फफोले मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं, तो सोल प्लेट के फफोले होते हैं किसके कारण, तो ये होते हैं अत्यधिक गर्मी के कारण होते हैं। सोल प्लेट के फफोले मुख्य किसके रूप में के कारण होता है, तो अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। 58 कह रहा है कि गर्म होने पर द्विधातु पट्टी ऊपर की ओर क्यों उड़ती है, तो 58 का ये कह रहा है कि गर्म होने पर द्विधातु पट्टी ऊपर की ओर क्यों उड़ती है, तो धातु के विस्तार दर के कारण होता है।
धातु के विस्तार दर के कारण क्या होता है, द्विधातु पट्टी है जो ऊपर की ओर उठती है। गर्म होने पर द्विधातु पट्टी ऊपर की ओर क्यों उठती है, तो धातु के विस्तार दर के कारण होता है। 59 कह रहा है क्या, तो सोल प्लेट पर कपड़ों के चिपकाने का क्या कारण होता है, तो सोल प्लेट पर कपड़े चिपकने का क्या कारण हो सकता है, तो इसका मुख्य कारण है गंदी सोल प्लेट है, यह बहुत अधिक स्टार्च हो जाएगी। सोल प्लेट पर कपड़े चिपकते हैं, गंदी सोल प्लेट के कारण यह बहुत अधिक स्टार्च रहेगा, तो सोल प्लेट पर कपड़ा चिपक जाएगा। गंदी सोल प्लेट रहेगा, अत्यधिक स्टार्च रहेगा तो कपड़ा चिपकेगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या निवारण चार्ट में ढीले थर्मोस्टेट नियंत्रण नॉब का क्या उपाय है, ढीले थर्मोस्टेट नियंत्रण नॉब का क्या उपाय है, तो इसका उपाय है साफ करें और कसें। ढीले थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, तो साफ करेंगे और कसेंगे, साफ करेंगे और कसेंगे। इलेक्ट्रीशियन सेट नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत केतली के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत केतली के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो ये करा नाइक्रोम रिबन का प्रयोग करते हैं। विद्युत केतली में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम रिबन का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम रिबन का इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि विद्युत केतली में एस्बेस्टस सीट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो एस्बेस्टस सीट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो हीट इंसुलेटर के रूप में कार्य करेगा। एस्बेस्टस सीट का प्राथमिक कार्य क्या, तो हीट इंसुलेटर को क्या के रूप में कार्य करेगा, हीट इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है एस्बेस्टस सीट। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक केतली में सोल प्लेट किस धातु का बना होता है, तो किस धातु का बना रहेगा, तो कास्ट आयरन का बना रहता है। इलेक्ट्रिक केतली में सोल प्लेट किसका बना रहता है, तो कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का सोल प्लेट बना रहता है इलेक्ट्रिक केतली का, कास्ट आयरन का सोल प्लेट बना रहता है इलेक्ट्रिक केतली का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक आयरन या इस्त्री पर्याप्त गर्म नहीं हो रहा तो संभावित कारण क्या हो सकता है, तो गर्म नहीं होगा तो मोड़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो गर्म नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो थर्मोसेटिंग, गलत थर्मोसेटिंग हो जाएगा, थर्मोस्टेट सेटिंग हो जाएगा। हीट नहीं कर रहा तो गलत थर्मोस्टेट सेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन की सोल प्लेट पर छाले ब्लिस्टर पड़ने का मुख्य कारण क्या है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में सोल प्लेट पर छाले पड़ने का मुख्य कारण क्या है, ब्लिस्टर पड़ जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है, तो अत्यधिक गर्मी, एक्सेसिव हीट हो जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, सोल प्लेट पर छाले आ जाएगा, एक्सेसिव हीट आ जाएगा तब। 6 नंबर कह रहा है कि नाइक्रोम रिबन को माइका से लपेट कर हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है, तो नाइक्रोम रिबन को किससे लपेटा जाता है, माइका से लपेट कर हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। नाइक्रोम रिबन को माइका से लपेट कर हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है, ये सही बात है। प्रेशर प्लेट सोल प्लेट के ऊपर स्थित रहता है, प्रेशर प्लेट किसके, सोल प्लेट के ऊपर स्थित रहता है, ये सही हो जाएगा। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे, सही। यदि कपड़े इस्त्री से चिपक रहे हैं और तो इसका सबसे सटीक निवारण क्या हो जाएगा, तो इसका सटीक निवारण क्या हो जाएगा, तो थर्मोसेटिंग को कम करेंगे। यदि कपड़े इस्त्री से चिपक रहे हैं तो इसका सबसे सटीक निवारण थर्मोस्टेट सेटिंग को क्या करेंगे, तो थर्मोस्टेट सेटिंग को कम करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, कपड़ा नहीं चिपकेगा। ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन में अर्थ कनेक्शन को कमज़ोर होने पर क्या उपयोगकर्ता को क्या अनुभव होगा। अर्थ कनेक्शन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा तो इसमें बिजली का झटका महसूस होगा। अर्थ कनेक्शन कमज़ोर होने पर इसमें अनुभव होगा बिजली का झटका। इलेक्ट्रिक आयरन में अर्थ कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो बिजली के झटका महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हीटिंग एलिमेंट के सिरों को आउटलेट सॉकेट को किस स्ट्रिप से जोड़ा जाता है, तो हीटिंग एलिमेंट के सिरों को आउटलेट सॉकेट की किस स्ट्रिप से जोड़ा जाता है, तो ये ब्रास स्ट्रिप से जोड़ता है। किसको, ब्रास स्ट्रिप से जोड़ता है हीटिंग एलिमेंट के सिरों को। ब्रास हीटिंग एलिमेंट के सिरों को आउटलेट सॉकेट के किस स्ट्रिप से जोड़ता है, तो ब्रास स्ट्रिप से। हीटिंग एलिमेंट के सिरों के आउटलेट सॉकेट किस स्ट्रिप से जोड़ा जाता है, हीटिंग एलिमेंट के सिरों को आउटलेट सॉकेट से
किस स्ट्रिप से जोड़ा जाता है? तो ब्रास स्ट्रिप से जोड़ा जाता है। किससे? ब्रास स्ट्रिप से। क्वेश्चन 9 के बी हो जाएगा। आउटलेट सॉकेट को ब्रास स्ट्रिप से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सॉप्सन टाइप इलेक्ट्रिक केतली में एवोनाइट लेग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सॉप्सन टाइप इलेक्ट्रिक केतली की कौन सा टाइप? सॉस्पेन टाइप इलेक्ट्रिक केतली में एवोनाइट लेग का, तो एवोनाइट लेग का क्या कार्य होगा? तो एवोनाइट लेग का कार्य होगा आधार और इंसुलेशन को प्रदान करता है। एवोनाइट क्या करता है? तो आधार और इंसुलेशन का प्रदान करता है। आधार और इंसुलेशन का क्या करता है? प्रदान करेगा। आधार और इंसुलेशन। सॉसपेन में क्या करेगा? आधार देगा और इंसुलेशन को प्राप्त करेगा। इंसुलेशन को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। एवोनाइट प्लेग क्या करेगा? प्राथमिक, तो आधार और इंसुलेशन को प्राप्त करेगा। एवोनाइट लेग का प्राथमिक उद्देश्य है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोष निवारण चार्ट के अनुसार आयरन अपने आप बंद नहीं हो रहा है, तो दोष क्या होगा? तो आयरन अपने आप बंद नहीं होगा तो थर्मोस्टेट स्विच कनेक्ट आपस में चिपक जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो आयरन बंद नहीं हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलो। 12 में कह रहा है कि नए हीटिंग एलिमेंट को फिट करने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या है? तो नए हीटिंग एलिमेंट को फिट करेंगे तो इसका सबसे पहला कदम क्या हो जाएगा? तो इसका पहला कदम होगा बॉटम कवर नट को ढीला करना और निकालना। बॉटम कवर नट को क्या करेंगे? ढीला करेंगे और निकालेंगे। नए हीटिंग एलिमेंट को फिट करने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या है? तो बॉटम कवर नट को ढीला करेंगे और दूसरा निकालना है। नए हीटिंग एलिमेंट को फिट करने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या है? तो बॉटम कवर नट को ढीला करेंगे और निकालेंगे। नए हीटिंग एलिमेंट को फिट करने के लिए बॉटम कवर नट को ढीला करेंगे और निकालेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपड़ों को फटने से बचाने के लिए सोल प्लेट के खुदराहट को किससे ठीक करना चाहिए? तो एमरी पेपर और पॉलिश से करेंगे। खुदराहट को एमरी पेपर और पॉलिश से ठीक करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आउटलेट सॉकेट में पावर की अनुपलब्धता है, पावर की क्या अनुपलब्धता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक आयरन पर क्या प्रभाव होगा? यह बिल्कुल गर्म नहीं होगा। आउटलेट सॉकेट में पावर की अनुपलब्धता है, पावर है ये नहीं है, तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या होगा? बिल्कुल गर्म नहीं होगा। अनुपलब्धता है, अनअवेलेबिलिटी है, पावर है ही नहीं तो बिल्कुल गर्म नहीं होगा। कथन कर रहा है कि कथन वाले प्रश्न है। 15 कह रहा है ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है, तो ये बात सही है। ऊष्मा को नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग दूध गर्म करने के लिए भी किया जाता है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक केतली में दूध भी गर्म होता है, तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इमर्सन टाइप केतली में हीटिंग एलिमेंट की बनावट कैसी होती है? तो इमर्सन टाइप केतली में हीटिंग एलिमेंट की बनावट कैसी होगी? तो इसका ट्यूबुलर इमर्सन हीटिंग हो जाए। कैसा? ट्यूबुलर इमर्सन हीटिंग होगा। कैसा हुआ? ट्यूबुलर हीटिंग इमर्सन होगा। इमर्सन टाइप केतली में हीटिंग एलिमेंट की बनावट कैसी होती? तो ट्यूबुलर हीटिंग इमर्सन होगा। ट्यूबुलर हीटिंग इमर्सन होगा। हीटिंग एलिमेंट की बनावट होती है ट्यूबुलर के रूप में होगा। कैसा? ट्यूबुलर के रूप में। कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केतली खाली है और उसकी सप्लाई चालू कर दिया जाए तो सुरक्षा के लिए क्या उपकरण होगा? तो केतली खाली है और उसका सप्लाई चालू कर दिया जाए तो सुरक्षा के लिए क्या उसका उपकरण होगा? तो उसका सेफ्टी पिन होगा। क्या होगा? तो केतली खाली है, उसमें पानी नहीं है और उसका सप्लाई चालू कर दें तो सुरक्षा के लिए उसका सेफ्टी पिन होगा। क्या होगा? सेफ्टी पिन होगा। सेफ्टी पिन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केतली के अंदर कचरा साफ करने के लिए किस प्रकार के चाकू का उपयोग वर्जित है? केतली के अंदर साफ करने के लिए
किस चाकू का उपयोग गलत तरीका है, तो ये धारा वाला या नुकीला चाकू से साफ नहीं करना चाहिए केतली, इससे खराब हो सकता है केतली, धार या नुकीला चाकू। 19 नंबर कह रहा है नए हीटिंग एलिमेंट के साथ किस सामग्री से बने सीलिंग बासर को डालना चाहिए, तो सीलिंग बासर को डालना चाहिए, फाइबर का होना चाहिए। नए हीटिंग एलिमेंट के साथ किस सामग्री से बने सीलिंग बासर को डालना चाहिए, तो ये फाइबर के, कैसा फाइबर के डालना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गर्म केतली में तुरंत ठंडा पानी डालने से क्या नुकसान होगा। जब गर्म केतली रहेगा ठंडा पानी डाल देंगे तो उसमें क्या नुकसान होगा, तो उपयोगकर्ता में और एलिमेंट दोनों को हानि होगा, उपयोगकर्ता के भी होगा और एलिमेंट के भी हानि हो जाएगा गर्म केतली में पानी डायरेक्ट डालेंगे तब। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 21 में क्या है, तो 21 में कह रहा है कि खराब और टूटे हुए प्लग और केबल को तुरंत बदल देना चाहिए। खराब है और टूटा हुआ प्लग है तो तुरंत बदल देंगे। केतली का मेटालिक भाग का अर्थ नहीं होना चाहिए, ये मेटालिक भाग में अर्थ नहीं होगा, गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि केतली के लिए किस प्रकार का प्लग और सॉकेट का उपयोग अनिवार्य है। केतली के लिए किस प्रकार के प्लग और सॉकेट का अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा 3 पिन प्लग और 3 पिन सॉकेट हो जाएगा, 3 पिन प्लग और 3 सॉकेट हो जाएगा केतली के लिए। केतली के लिए किस प्रकार के प्लग और सॉकेट का उपयोग अनिवार्य है, तो 3 पिन प्लग और 3 पिन सॉकेट होगा केतली के लिए। प्लग और सॉकेट 3 पिन प्लग होगा, 3 पिन सॉकेट होगा केतली के लिए। तीन पिन प्लग और 3 पिन क्या होता है, सॉकेट। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन कर रहा है मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम क्या है, तो सुरक्षित कदम क्या है, तो सॉकेट से प्लग को निकाल देना। मरम्मत करने के से पहले सॉकेट से प्लग को निकाल देना चाहिए। नया एलिमेंट खरीदते समय किन मुख्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो डिज़ाइन और वोल्टेज पर ध्यान रखना चाहिए, डिज़ाइन और वोल्टेज पर ध्यान रखना चाहिए नए एलिमेंट खरीदते समय। केतली के मेटालिक बॉडी का अर्थ क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, तो इसका उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और शॉक से बचाता है। अर्थ क्या करता है, तो उपयोगकर्ता को सुरक्षा देता है और शॉक से बचाता है। 26 नंबर कह रहा है कि एस्बेस्टस सीट की निरीक्षण करते समय यदि वह खराब पाई जाए तो क्या करना चाहिए। एस्बेस्टस सीट क्या हो जाए, खराब हो जाए। एस्बेस्टस सीट का निरीक्षण करते समय यदि वह खराब पाई जाती तो क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, तो उसे बदल कर नया लगा देंगे। एस्बेस्टस सीट खराब हुआ तो नया चेंज कर देंगे। 27 कह रहा है कि यदि सेफ्टी पिन पिघल कर बाहर फेंक दी जाए तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है, तो केतली बिना पानी के चालू की गई थी। सेफ्टी पिन पिघल कर बाहर फेंक दी जाती है तो क्या हो जाएगा, तो केतली बिना पानी के चालू की गई थी तब ये बाहर निकल गई सेफ्टी पिन, ठीक है ना। बिना पानी के चालू करेंगे तो सेफ्टी पिन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 28 कह रहा है कि केतली के सभी भागों में फिटिंग चुस्त और कसी होनी चाहिए। ये बात सही है कि खाली केतली को स्विच ऑन करना सुरक्षित है, ये गलत बात है, सुरक्षित नहीं है। 29 पर आ जाओ। 29 कह रहा है इमर्सन टाइप एलिमेंट को बदलने के लिए सबसे पहले क्या खोलना चाहिए, तो इमर्सन टाइप एलिमेंट को खोलने के लिए स्क्रू और सीलिंग बासर खोलना चाहिए। स्क्रू और सीलिंग बासर खोलेंगे इमर्सन टाइप एलिमेंट को बदलने के लिए। स्क्रू और सीलिंग बासर खोलेंगे, स्क्रू और सीलिंग बासर खोलेंगे इमर्सन टाइप को एलिमेंट को ठीक करने के लिए। केतली के रख रखाव के अंतर्गत जांच कहाँ की जानी चाहिए, तो ये पावर प्लग और उपकरण के अंदर। केतली के रख रखाव के अंतर्गत अर्थ की जांच कहाँ किया जाता है, तो पावर प्लग और उपकरण के अंदर। प्रेरण कर रहा है
31 नंबर कह रहा है कि प्रेरण हीटर, इंडक्शन हीटर को भोजन पकाने के लिए किस प्रभाव का उपयोग करती है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग करती है। जो इंडक्शन हीटर रहता है वो भोजन पकाने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करती है। इंडक्शन हीटर विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण पर काम करती है, इंडक्शन हीटर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन कुक टॉप की ऊपरी प्लेट आमतौर पर किस सामग्री से बनी होती है? तो इंडक्शन कुक टॉप के ऊपरी प्लेट है जो किसका बना होता है? तो सिरेमिक या कांच का बना होता है। इंडक्शन कुक टॉप की ऊपरी प्लेट आमतौर पर बनी होती है किसका? सिरेमिक या कांच का बना होता है। 33 नंबर कह रहा है कि जब इंडक्शन हीटर की कॉइल से विद्युत प्रवाह गुजरता है, जब इंडक्शन हीटर की कॉइल से विद्युत प्रवाह गुजरता है तो यह उत्पन्न करेगा। तो ये कैसा उत्पन्न करेगा? तो ये उत्पन्न करता है बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। जब इंडक्शन हीटर की कॉइल से विद्युत प्रवाह गुजरता है तो यह क्या उत्पन्न करेगा? तो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इंडक्शन हीटर की कॉइल से विद्युत प्रवाह गुजरता है, कॉइल से विद्युत प्रवाह गुजरेगा तो ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कह रहा है कि इंडक्शन पैन की धातु में उत्पन्न होने वाले उन धाराओं को क्या कहा जाता है जो गर्मी पैदा करेगा? तो गर्मी पैदा करेगा उसे एडी करंट कहेंगे। इंडक्शन पैन की धातु में उत्पन्न होने वाली उन धाराओं को क्या कहा जाता है जो गर्मी पैदा करता है? तो जो इंडक्शन पैन की धातु में उत्पन्न होने वाले उन धाराओं को क्या कहेंगे जो गर्मी पैदा करेंगे? उसे एडी करंट कहेंगे, उसे एडी करंट कहेंगे जो गर्मी पैदा करता है इंडक्शन हीटर में। इंडक्शन हीटर पर किस प्रकार का बर्तन का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो इंडक्शन हीटर पर किस प्रकार के बर्तन का उपयोग नहीं करेंगे? तो ये तांबा या कांच का बर्तन का उपयोग नहीं करेंगे इंडक्शन हीटर पर, तांबा या कांच का। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो 36 में कह रहा है इंडक्शन हीटर बहुत ऊर्जा कुशल होते हैं। तो ये बात सही है, इंडक्शन हीटर में ऊर्जा क्या होते हैं? कुशल होते हैं। इंडक्शन कुक टॉप पर गर्मी तब तक पैदा नहीं होती जब तक कि उस पर उपयुक्त बर्तन ना रखें। ये भी बात सही है, जब तक कोई बर्तन नहीं रखेंगे तब तक उस पर कोई उपयुक्त बर्तन, गर्मी तब तक पैदा नहीं होती जब तक कोई बर्तन नहीं रखेंगे इंडक्शन कुक टॉप में। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे 36 का। 37 में कह रहा है कि इंडक्शन हीटर का मुख्य घटक क्या है जो बर्तन को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है? इंडक्शन हीटर का मुख्य घटक क्या है जो बर्तन को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। 37 का भी है, जो इंडक्शन हीटर का मुख्य घटक है जो बर्तन को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या करता है? तो बर्तन को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। इंडक्शन हीटर का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? तो इंडक्शन हीटर का सबसे बड़ा नुकसान होगा, इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है केवल संगत बर्तनों के साथ काम करता है। इंडक्शन हीटर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो केवल कंपेटेबल बर्तनों के साथ क्या करती है? अपना ऊर्जा देती है। 39 कह रहा है कि किस बर्तन का इंडक्शन कुक टॉप के लिए उपयुक्तता की जांच करती है? किसी बर्तन के इंडक्शन कुक टॉप के लिए उपयुक्तता की जांच कैसे की जा सकती है? इंडक्शन कुक टॉप के लिए उपयुक्तता की जांच कैसे की जा सकती है? तो चुंबक चिपक कर, बाय स्टिकिंग ए मैग्नेट। किसी बर्तन का इंडक्शन कुक टॉप के लिए किसका उपयुक्त जांच कैसे की जा सकती है? इंडक्शन कुक टॉप की जांच कैसे करती है? तो चुंबक को चुंबक चिपकाकर इंडक्शन किसी बर्तन की इंडक्शन कुक टॉप के लिए उपयुक्तता की जांच करता है, चुंबक चिपकाकर किया जाता है। कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन हीटर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो ये किसके माध्यम से करती है? तो ये चुंबकीय प्रेरण और एडी करंट के अनुसार करती है। इंडक्शन हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए किसके माध्यम? तो चुंबकीय प्रेरण और एडी करंट करती है। विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है इंडक्शन हीटर चुंबकीय प्रेरण और एडी करंट के कारण होती है, एडी करंट और चुंबकीय प्रेरण के कारण। समान स्टोव की तुलना में इंडक्शन कुक टॉप का एक लाभ क्या है? तो इंडक्शन कुक टॉप का एक लाभ क्या है? तो इंडक्शन कुक टॉप का एकमात्र लाभ है, यह भोजन को बहुत जल्दी गर्म कर देता है। क्या करता है? भोजन को जल्दी गर्म करता है। एडी धाराएं के वास्तव में क्या होते हैं? तो एडी धाराएं वास्तव में क्या होते हैं? तो ये धातु क्षेत्र में विद्युत प्रवाह का लूप होता है।
धातु क्षेत्र में विद्युत प्रवाह का लूप होता है एडी धाराएं। एडी करंट क्या करती है, तो धातु क्षेत्र में विद्युत प्रवाह को लूप होता है एडी धाराएं। 43 नंबर का रहा है, 43 का रहा है कि इंडक्शन हीटर में एल्युमिनियम की बर्तन का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, तो ये गलत बात है। इंडक्शन हीटर में कुक टॉप के सीधे सतह के सीधे गर्म नहीं होता बल्कि बर्तन गर्म होता है, ये इस बात सही है। सीधे गर्म नहीं होगा बल्कि बर्तन गर्म होता है, ये इस बात सही है। कह रहा है कि आगे देखो 44 नंबर की क्वेश्चन कर रहा है इंडक्शन हीटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का क्या कार्य है। तो इंडक्शन हीटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को नियंत्रित करती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को नियंत्रित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को नियंत्रित कौन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करेगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 45 कह रहा है कि इंडक्शन हीटिंग के दौरान ऊर्जा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है। इंडक्शन हीटिंग के दौरान ऊर्जा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किसके विधि द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में। इंडक्शन हीटिंग के दौरान ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में किस विधि द्वारा होता है, तो विद्युतीय चुम्बकीय क्षेत्र में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ इंडक्शन हीटर में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। विद्युतीय चुम्बकीय क्षेत्र के तहत हीटिंग में क्या होता है, तो उसका हीटिंग में उसका ऊर्जा का स्थानांतरण होता है विद्युतीय चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में। 46 कह रहा है एक समान माध्यम के आकार के फूड मिक्सर में आमतौर पर किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। फूड मिक्सर में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग करेंगे, तो ये यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। मध्यम आकार के फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। फूड मिक्सर की घूर्णन गति की समान सीमा क्या होती है, तो इसका समान सीमा क्या होगा, इसका समान सीमा क्या हो जाएगा, तो इसका समान सीमा 3000 से 14,000 आरपीएम तक होता है। 3000 से फूड मिक्सर का घूर्णन गति कितना होती है, तो 3000 से 14,000 आरपीएम तक होता है। आरपीएम तक होता है 3000 से 14,000 आरपीएम में होता है फूड मिक्सर की घूर्णन गति 3000 से 14,000। कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से मिक्सर मोटर के साथ कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से मिक्सर मोटर के साथ कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा ओवरलोड रिले को लगाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से मिक्सर मोटर के साथ कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है, तो ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं। मिक्सर मोटर में सुरक्षा के लिए ओवरलोड रिले की सुरक्षा के लिए। 49 नंबर कह रहा है कि मिक्सर के खराब रख रखाव के दौरान इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम से कम कितना होना चाहिए। तो मिक्सर के रख रखाव के लिए इंसुलेशन का रेजिस्टेंस का मान कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसका 1 मेगा ओम होना चाहिए। ये मिक्सर के रख रखाव के लिए इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम होना चाहिए। कितना, 1 मेगा ओम। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर का ब्रश अपनी मूल लंबाई से कितनी कम रह जाए तो उन्हें बदल देना चाहिए। तो ब्रश है यूनिवर्सल मोटर का ब्रश मूल लंबाई से कितनी कम हो जाएगी तो बदल देना चाहिए। तो ये बदल देना चाहिए कितनी पर, तो ये 2/3 हो जाएगा। अपना मूल लंबाई इतनी 3 है और उसका 2/3 हो जाएगा, तो कि ब्रश को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, हटा देंगे। 2/3 हो जाएगा तो ब्रश को हटा देंगे यूनिवर्सल मोटर के ब्रश में। 51 का कह रहा है कि मिक्सर मोटर क्या कह रहा है, 51 का मिक्सर मोटर की रेटिंग में आमतौर पर 100 वाट से 750 वाट तक होती है। मिक्सर मोटर रेटिंग कितना है, 100 वाट से 750 वाट से होती है, तो ये बात सही है। मिक्सर की बॉडी धातु की हो तथा उसे अर्थ की करना आवश्यक नहीं है, गलत बात। अर्थ सब में चाहिए। मिक्सर मोटर की रेटिंग 100 वाट से 750 बीच होती है। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिक्सर की मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मिक्सर की मोटर में स्पीड के कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करेगी, तो ये करती है टैप फील्ड कॉइल को। किसका, टैप फील्ड कॉइल को स्पीड कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। मिक्सर मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए किसका, तो टैप फील्ड कॉइल का प्रयोग करती है। टैप फील्ड कॉइल को स्पीड कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 53 में कह रहा है कि फूड मिक्सर की टाइमिंग रेटिंग आमतौर पर कितनी होती है। तो 53 की टाइमिंग रेटिंग कितनी होती है, 53 का
53 का कितना होगा, तो ये डी होगा। 1 मिनट से 60 मिनट होता है, 1 मिनट से 60 मिनट होता है, 1 मिनट से 60 मिनट। फूड मिक्सर की टाइम रेटिंग आमतौर पर कितना होता है, तो 1 मिनट से 60 मिनट के बीच तक होता है, टाइमिंग रेटिंग होता है फूड मिक्सर का। टाइमिंग रेटिंग आमतौर पर कितना होता है, तो 1 मिनट से 60 मिनट तक होता है। कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मिक्सर बिल्कुल नहीं चल रहा है, मिक्सर क्या हो तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, और समस्या समाधान चार्ट के अनुसार सबसे पहला संभावित कारण क्या हो सकता है, तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया होगा। ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि मिक्सर में क्या हुआ है, तो ओवरलोड रिले ट्रिप पर ध्यान देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिक्सर के शाफ्ट को जाम होने का मुख्य कारण क्या है, तो शाफ्ट जाम हो जाएगा तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो बेयरिंग में तेल या लुब्रिकेशन की कमी हो जाएगा। शाफ्ट क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, तो बेयरिंग में तेल या लुब्रिकेशन की कमी हो जाएगी। 56 नंबर कह रहा है, 56 नंबर में कह रहा है कि डबल इंसुलेटेड मिक्सर बॉडी में किस प्रकार के पावर कोड और प्लग लगाया जाता है, तो दो पावर कोड लगाएंगे और 2 प्लग लगाएंगे। कितना, 2 पावर और 2 प्लग का प्रयोग किया जाता है डबल इंसुलेटेड मिक्सर बॉडी में। कितना, 2 कोर केबल और 2 पिन प्लग का प्रयोग करते हैं। 2 कोर केबल का प्रयोग करेंगे डबल इंसुलेटेड में और 2 प्लग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 56 का सी ना, 57 में कह रहा है कि मिक्सर मोटर के आर्मेचर घुमाते समय उंगलियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है। मिक्सर मोटर को आर्मेचर घुमाएंगे तो उंगली के बीच का अंतराल क्यों रखा जाता है, तो रखा जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह बाधा मुक्त घूम रहा है। क्या रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह बाधा क्या हो, मुक्त घूम रहा है। आर्मेचर को घुमाते समय उंगली के बीच का अंतराल किस लिए रखा जाता है, तो बाधा मुक्त घूम रहा है या नहीं घूम रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। आर्मेचर के बीच में मुख्य अंतराल रखा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूनिवर्सल मोटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या जांच की जानी चाहिए, तो यूनिवर्सल मोटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या जांचना चाहिए, तो जांचेगा उसका इनपुट फ्रीक्वेंसी को जांचता है। यूनिवर्सल मोटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या जांच करनी चाहिए, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी को जांचेगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी को। अरे यार गलती हो गई। यूनिवर्सल मोटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए किसका, ब्रश और कम्यूटेटर की स्थिति जांचती। किसका, ब्रश और कम्यूटेटर का। स्पार्किंग होगा तो ब्रश और कम्यूटेटर की स्थिति जांचेगा, ब्रश और कम्यूटेटर का। 59 कर रहा है, 59 क्या करेगा, तो 59 का बी है। 59 में कह रहा है कि मिक्सर के रखरखाव और निर्माता सर्विसिंग मैनुअल के अनुसार करना चाहिए। ये बात सही है, मैनुअल के अनुसार। जले हुए गंध आने पर वायरिंग की जांच करना चाहिए, ये भी सही है, दोनों सही है। 60 नंबर क्वेश्चन करा है, मिक्सर को जार को चलाने के लिए शाफ्ट के ऊपर क्या लगा होना चाहिए, तो क्या लगेगा, ड्राइव कपलर लगेगा। मिक्सर में जार को चलाने के लिए शाफ्ट के ऊपर क्या लगा होता है, तो ड्राइव कपलर लगा होता है। मिक्सर में जार चलाने के लिए शाफ्ट के ऊपर क्या लगा होता है, तो उसमें लगा रहता है ड्राइवर कपलर। तो इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और तीनों सेट डोमेस्टिक का ख़त्म हो गया।